नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी संसद में सरकार को मिले विपक्ष के साथ की, पेगासस पर चर्चा के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना की, जानेंगे यूपी चुनावों में दलितों के लिए क्या है बीजेपी का प्लान, ट्विटर कार्यालय पर क्यों फूटा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा, दिल्ली में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नारेबाजी पर कैसे शुरू हुई राजनीति, और बुलेटिन के आखिर में बात कृषि कानून की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिए निर्देश। 2 सप्ताह में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन आवंटन पर टास्क फोर्स के दिशा निर्देश के पालन की दे रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित हुई थी टास्क फोर्स। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी और पार्टी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के लिए गृह मंत्री अमित शाह को बताया जिम्मेदार। कहा, ऐसी हरकतों से उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली पहुंचे टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता, गाजेबाजी के साथ खिलाड़ियों का किया गया भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर उमड़े खेल प्रेमी। शेयर बाजार में आई तेजी, 125 अंकों की तेजी के साथ 54,403 पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी में आई 20 अंकों की तेजी, 16,258 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद के मानसून सत्र में हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष और सरकार आमने सामने है। इस बीच आज मोदी सरकार ने एक और ओबीसी को लेकर एक विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया। अब तक हंगामा मचा रहे विपक्ष को भी इसका समर्थन करना पड़ा और ये विधेयक बिना किसी संशोधन के लोकसभा से पास हो गया। तो आखिर सरकार को इस विधेयक को लाने की क्यों पड़ी जरूरत और संसद में कैसा रहा आज का दिन, इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी। राजीव जी, आपका स्वागत है। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। संसद में चल रहे गतिरोध और हंगामे के बीच सरकार ने लोकसभा में संविधान का 127वां संशोधन विधेयक 2021 पास करवा लिया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने ये बिल लोकसभा में पेश किया, जिसके बाद सर्वसम्मति से ये बिल पास हो गया। वहीं विपक्षी पार्टियों ने भी इस विधेयक का समर्थन किया है। ये बिल राज्य सरकारों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार देगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाई थी। इस संशोधन की मांग कई क्षेत्रीय दलों के साथ साथ सत्ताधारी पार्टी के ओबीसी नेता भी लगातार कर रहे थे। दरअसल मई में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि केवल केंद्र को यह अधिकार है कि वह ओबीसी समुदाय से जुड़ी लिस्ट तैयार कर सके, राज्यों का ये अधिकार नहीं है। हालांकि उस समय केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इस पर आपत्ति जाहिर की गई थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन बिल लाकर इसे कानूनी रूप देने की पहल कर दी है। वहीं संसद में संविधान के अनुच्छेद 342A और 366(26)C के संशोधन पर मुहर लगने से अब राज्यों को ओबीसी वर्ग में अपनी जरूरतों के मुताबिक जातियों को अधिसूचित करने की शक्ति मिलेगी। इससे महाराष्ट्र में मराठा समुदाय, गुजरात में पटेल समुदाय, हरियाणा में जाट समुदाय और कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को ओबीसी वर्ग में शामिल करने का मौका भी मिल सकता है, क्योंकि ये तमाम जातियां लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रही हैं। जहां पहले सुप्रीम कोर्ट इन मांगों पर रोक लगाता रहा है, वहीं कानून में संशोधन होने के बाद इसका फैसला राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आ गया है। राजीव जी, अचानक ओबीसी विधेयक संसद में लाना ये मोदी सरकार की कोई रणनीति है या फिर यूपी चुनावों को देखते हुए सरकार का दांव? वैसे संसद में विपक्ष ने सरकार की जो घेराबंदी कर रखी है, उसके बीच इस तरह का विधेयक लाना सरकार के किसी डर को तो नहीं दिखा रहा है? जी अंशिता, मोदी सरकार या कहें कि भाजपा कोई भी काम बिना किसी राजनीतिक लाभ के नहीं करती है। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बहुत से फैसले लिए जाते हैं और ओबीसी विधेयक लाना भी इसी रणनीति का हिस्सा लगता है। अभी कुछ ही महीनों में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां ओबीसी मतदाता अक्सर निर्णायक साबित होते हैं। ओबीसी वोट बैंक पर कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी सभी की नजर है। इसीलिए भाजपा के लिए ये जरूरी था कि इस वर्ग को यानी इस क्लास को अपने पाले में करने के लिए वो पहले दांव चले। केंद्र और राज्य दोनों जगह सरकार भाजपा की ही है, तो उसके लिए ये दांव चलना आसान भी था। आपको याद होगा अंशिता कि हाल ही में मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया है, उसमें भी यूपी और यूपी के ओबीसी का खास ख्याल रखा है। बीजेपी के गठबंधन साथी भी ओबीसी को ध्यान में रखते हुए ही बनाए गए हैं। इसीलिए अब संसद में ओबीसी विधेयक का पारित होना भी भाजपा की चुनावी रणनीति का ही हिस्सा माना जाना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यहाँ यह भी है अंशिता कि आज संसद में इस विधेयक पर विपक्ष
विपक्षी दलों का साथ भी भाजपा को मिला है, जबकि पिछले 2 हफ्तों से सरकार और विपक्ष के बीच केवल तकरार देखने को मिल रही है। लेकिन ओबीसी विधेयक पारित करने का सारा श्रेय अकेले भाजपा को मिल जाता तो चुनावों में बाकी दलों के लिए जनता को जवाब देना मुश्किल हो जाता। इसीलिए विपक्ष ने ओबीसी मामले में सरकार का साथ तो दे दिया। अब देखने वाली बात यह है अंशिता कि इस फैसले की मलाई किसे खाने को मिलेगी और आखिर में ओबीसी का भला होगा या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी देने के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संसद में घमासान मचा हुआ है। विपक्ष पेगासस जासूसी मामले में चर्चा पर अड़ा है, जबकि सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। सरकार और विपक्ष दोनों ही इस मामले पर झुकने को तैयार नहीं है, जिस कारण संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पा रही। पेगासस पर सरकार को चर्चा के लिए मजबूर करने के लिए कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने एक फॉर्मूला दिया है। तो ऐसा क्या फॉर्मूला दिया है मनीष तिवारी ने जिससे विपक्ष लोकसभा में रख सकता है अपनी बात? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। संसद के मानसून सत्र का ये अंतिम सप्ताह चल रहा है। शुरुआत के 3 सप्ताह विपक्ष और सरकार के बीच विवाद के चलते हंगामे की भेंट चढ़ चुके थे। चौथे सप्ताह में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दे रहा है। हाँ, आज लोकसभा में ओबीसी विधेयक में संवैधानिक संशोधन के प्रस्ताव को विपक्ष का समर्थन जरूर मिला, लेकिन बाकी समय हंगामा ही होता रहा, जिस कारण लोकसभा की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित हो गई। विपक्ष पेगासस, कृषि कानून और महंगाई पर चर्चा की मांग कर रहा है, जिस कारण संसद के दोनों सदन का कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इन मुद्दों पर चर्चा से दूर भाग रही सरकार की सदन में जवाबदेही तय करने के लिए कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, चूंकि बीजेपी सरकार पेगासस, किसान आंदोलन, कोविड को प्रबंधन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा न करके संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में पहले अभद्रता का स्तर दिखा रही है। ऐसे में संयुक्त विपक्ष को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। तिवारी के बयान से साफ है कि यदि विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विपक्ष सदन में सभी मुद्दे उठा सकता है और अविश्वास प्रस्ताव के बाद वोटिंग से भी सरकार भाग नहीं पाएगी, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव में वोटिंग जरूर होती है। सरकार के खिलाफ यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आता है तो विपक्ष किसी भी मुद्दे पर सरकार को घेर सकता है। वैसे सत्र में अब इतने दिन नहीं बचे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो पाए, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है यूपी चुनावों की, जो 5 महीने बाद होने हैं। बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसीलिए वो अब हर वर्ग को खुश करने की कोशिश में लगी है। दलितों पर बीजेपी की खास नजर है और इसके लिए बनाया गया है खास प्लान। तो आपको दिखाते हैं बीजेपी का वो खास प्लान जिससे बीएसपी को हो सकती है मुश्किल। 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट गई है और इस चुनाव में जीत कैसे मिले इसकी रणनीति बना रही है, जिसकी कमान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने हाथों में ले ली है। इसी सिलसिले में उन्होंने 2 दिवसीय यूपी दौरे पर मिशन 2022 का रोड मैप तैयार किया है। जैसा आप जानते हैं कि मिशन 2022 में बीजेपी इस बार सबसे ज्यादा फोकस दलित समाज पर कर रही है और इस समाज को खुश करने के लिए बीजेपी ने तो अपना नारा तक बदलने का फैसला कर लिया है। अब बीजेपी जय अम्बेडकर के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। साथ ही बीजेपी ने गांव और दलितों बस्तियों में पहुंचने के साथ साथ स्थानीय मंदिरों में दर्शन पूजन करने का फॉर्मूला तय किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मलिन बस्तियों और गाँव में प्रवास करें, दलितों वंचितों को साथ लेकर सहभोज कार्यक्रम आयोजित करें, उनका विश्वास जीतें। बूथ भी तभी मजबूत होगा जब हर वर्ग साथ होगा और सबका हम पर विश्वास होगा। इसके अलावा नड्डा ने नाराज नेताओं को मनाने की बात भी कही। इसके साथ ही उन्होंने विधायकों से बहुसंख्यकों के संगठन और मत से जुड़े हुए लोगों के साथ समन्वय और संपर्क बनाने की दिशा निर्देश दिए हैं। उनके समक्ष पार्टी की नीतियों को भी रखा जाए और उनकी समस्या को भी सुना जाए। जय अम्बेडकर के नारे के जरिए बीजेपी दलित वर्ग को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार बीजेपी का टारगेट इस वर्ग पर है। अब बीजेपी ने तो अपना दांव चल दिया, लेकिन क्या दलित वर्ग भी बीजेपी को अपनाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। यूपी चुनावों के बीच 2 दिनों से राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक होना भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आज इसे लेकर युवा कांग्रेस ने ट्विटर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि राहुल गांधी से सरकार डर गई है, इसीलिए उसने ट्विटर पर दबाव बनाकर कांग्रेस नेता का अकाउंट लॉक कराया है। इस बीच ट्विटर की ओर से कांग्रेस पर एक और एक्शन हो गया है, जिससे कांग्रेस का गुस्सा और बढ़ गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का अकाउंट ट्विटर ने लॉक कर रखा है। हालांकि जिसके लिए ट्विटर ने अपना पल्ला झाड़ते हुए जवाब भी दिया।
जिसमें उसने कहा कि राहुल गांधी का अकाउंट अभी इन सर्विस ही है, लेकिन अभी तक राहुल का अकाउंट अनलॉक नहीं किया गया है, जिससे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है, जिसके चलते आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में ट्विटर के दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी आक्रामक नजर आए। वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ट्विटर ने सरकार के दबाव में राहुल गांधी का अकाउंट लॉक किया है, क्योंकि राहुल लगातार सरकार को ट्विटर के माध्यम से घेर रहे थे, जिसके चलते यूथ कांग्रेस के अकाउंट से ट्वीट किया गया। राहुल गांधी ने हमेशा से सच का साथ दिया है। गलत तरीके से राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट किसके कहने पर लॉक किया गया, जवाब दीजिए ट्विटर। बता दें कि राहुल गांधी ने अपने अकाउंट से दिल्ली कैंट मामले के पीड़ित परिवार की तस्वीर पोस्ट की थी, जिसकी वजह से ट्विटर की ओर से उनका अकाउंट नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए लॉक कर दिया गया था। वहीं कांग्रेस ने खुलकर राहुल के ट्विटर को लॉक करवाने का जिम्मेदार पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को ठहराया है। इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि कांग्रेस का INC-TV का ट्विटर हैंडल भी लॉक कर दिया गया है। तो क्या वाकई अब ये मान लिया जाए कि केंद्र सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए विरोध की आवाज को दबाने के लिए विपक्ष के नेताओं के ट्विटर अकाउंट को लॉक करवाने का काम भी शुरू कर दिया है? क्या सरकार के इशारे पर काम करने लगा है ट्विटर? आजकल ये सवाल पूछा जा रहा है। ट्विटर के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। नारेबाजी का एक मामला इस समय चर्चाओं में है। दरअसल रविवार को जंतर मंतर पर भारत जोड़ो मूवमेंट के नाम पर एक सभा आयोजित की गई थी, जिसमें हुई आपत्तिजनक नारेबाजी की घटना को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। 2014 के बाद से ही देश में नफरत का माहौल बन रहा है, जिसका नतीजा ना जाने कितने बेगुनाहों ने अपनी जान से हाथ गंवा कर चुकाया। लेकिन तब भी इस नफरत को कम करने की जगह और हवा दी गई। वहीं अब एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग खुलेआम सड़क पर कथित तौर पर एक विशेष समुदाय के खिलाफ भड़काऊ नारे लगा रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के वकील और दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय के आह्वान पर भारत जोड़ो मूवमेंट के नाम पर एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें काफी लोग शामिल हुए थे। मार्च के दौरान ही कुछ लोग एक विशेष समुदाय के लोगों को नुकसान पहुंचाए जाने से जुड़ी धमकियों वाले नारे लगा रहे थे। वहीं मामले पर पुलिस की तरफ से भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिस पर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने जबरदस्त निशाना साधा है। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा, क्या राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर इसलिए बनाया गया है? वहीं भारत जोड़ो मूवमेंट की मीडिया इंचार्ज शिप्रा श्रीवास्तव ने अपने मूवमेंट को उन कथित तौर पर भड़काऊ नारे लगाने वाले लोगों से अलग कर अपना पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में ऐसा कोई भड़काऊ नारा नहीं था। 5000 लोग थे और अगर किसी कोने में 5-6 लोग ऐसे नारे लगा रहे होंगे तो हम उनसे खुद को अलग कर लेते हैं। साथ ही नई दिल्ली के डीसीपी दीपक यादव ने नारेबाजी से जुड़े सभी वीडियो को लेकर कहा कि हम क्लिप्स की जांच पड़ताल में जुटे हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि उनकी ओर से कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। और बुलेटिन के आखिर में बात कृषि कानूनों पर बीजेपी नेता के बड़े बयान की। कृषि कानूनों पर बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। किसान संगठन साफ कर चुके हैं कि उनकी मांगे नहीं मानी गई और नए कृषि कानून रद्द नहीं हुए तो वो बीजेपी के खिलाफ विधानसभा चुनावों में प्रचार करेंगे। इसके बाद अब बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। बीजेपी नेता ने तो कृषि कानूनों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है, तो क्या रणनीति बना रही है बीजेपी, देखिए रिपोर्ट। कृषि कानून के विरोध में किसानों के आंदोलन का पूरे देश में असर दिखाई दे रहा है। किसानों को मिल रहे समर्थन में विपक्ष भी शामिल हो चुका है। किसान कृषि कानून रद्द करने की मांग के साथ MSP पर कानून की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार अब तक उनकी एक भी मांग मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अब यूपी चुनाव करीब आता जा रहा है। बीजेपी को डर है कि यदि किसानों का आंदोलन इसी तरह चलता रहा तो यूपी में उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। पश्चिमी यूपी में जहां किसानों के आंदोलन का ज्यादा असर दिख रहा है, वहां बीजेपी को हाल ही में पंचायत चुनावों में भी नुकसान हुआ था। इसीलिए मोदी सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने पर विचार कर रही है। जी हां, मोदी सरकार अब किसानों के सामने झुकती दिखाई दे रही है और ये दावा किया है यूपी बीजेपी कार्य समिति के सदस्य राम इकबाल सिंह ने। उन्होंने 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार ये कानून वापस ले सकती है। बीजेपी नेता ने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शनों के चलते पार्टी के नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव तक में नहीं जा पा रहे हैं और आने वाले समय में स्थिति और भी खराब हो सकती है। पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करना तक मुश्किल हो सकता है। किसानों के अंदर इतना गुस्सा है कि वो बीजेपी के खिलाफ वोट डालने को तैयार है।
किसानों के गुस्से को देखते हुए ही पार्टी अब कृषि कानून को लेकर नए सिरे से रणनीति बना रही है, जिसमें कृषि कानून को वापस लेने का मुद्दा शामिल है। पार्टी को ये दिख रहा है कि कृषि कानून वापस नहीं लिए गए तो यूपी में बीजेपी की हार तय है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।